हेलो एंड वेलकम टू IAS टॉपर्स 100+ हॉट टॉपिक्स वीडियो सीरीज ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स। ये उसका 5th लेक्चर है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान सभा मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि फार्मर्स को टाइमली एंड इकोनॉमिकल मैनर में लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि फार्मर्स अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को डायरेक्टली बायर्स को बेच सके, जिससे कि उनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बढ़ सके, क्योंकि ये ऐप से जो मिडल मैन है वो डायरेक्टली कट हो जाते हैं। अब ये ऐप के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो ये ऐप एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी एंटिटी के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत फार्मर्स नियरेस्ट मंडीज में अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं और अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ट्रांसपोर्ट के लिए चीपेस्ट फ्राइट व्हीकल बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मंडीज के डीलर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं भारत मार्केट के बारे में। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर रिटेल ट्रेडर्स के लिए जल्द ही भारत मार्केट को लॉन्च करेगा। ये एक नेशनल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया की सभी टेक्नोलॉजी कंपनीज के फीचर्स को कंसोलिडेट करके मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्ट की होम डिलीवरी तक लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत के जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनमें से 95% रिटेल ट्रेडर्स को ये प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना, और ये प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिवली ट्रेडर्स के द्वारा ही रन किया जाएगा। अब बात करते हैं डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले डीकार्बोनाइजेशन को सिंपल टर्म्स में समझते हैं। तो डीकार्बोनाइजेशन यानी कि फॉसिल फ्यूल को लो कार्बन रिसोर्सेज जैसे कि रिन्यूएबल सोर्सेज से रिप्लेस करना, ताकि एटमॉस्फेयर में कार्बन एमिशन कम से कम हो। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कंटेक्स्ट में ये टर्म को समझे तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के थ्रू जो भी ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस होते हैं उसको कम करने की मेथड को डीकार्बोनाइजेशन कहते हैं। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्ट को नीति आयोग एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने जॉइंटली लॉन्च किया है। ये जो प्रोजेक्ट है वो भारत का जो ट्रांसपोर्ट एमिशन है उसके असेसमेंट के लिए एक आउटलाइन क्रिएट करेगा। 5 साल का प्रोजेक्ट है जिसको इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव के तहत इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमीज इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो इट इज ए कोलैबोरेशन बिटवीन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, जर्मनीज वुपरेटल इंस्टीट्यूट एंड जर्मनीज इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वर्ल्ड के जो अलग अलग रीजन्स है उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डीकार्बोनाइजेशन को प्रमोट करना, और इसमें करंटली अभी 4 कंट्रीज इन्वॉल्व है, इंडिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान एंड मोरक्को। तो अब ये बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट की भारत में ज़रूरत क्यों पड़ी। तो भारत में ये प्रोग्राम की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत में ट्रांसपोर्ट सेक्टर 3rd मोस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटिंग सेक्टर है, जो कि 13% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ 2030 तक भारत में ट्रांसपोर्ट सेक्टर से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन एन्युअली 6% इंक्रीज होने के चांसेस है। तो इसके लिए ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के बारे में। ये OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इश्यूज के ऊपर रिसर्च डेटा प्रोवाइड करता है और एन्युअली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की ग्लोबल समिट को ऑर्गेनाइज करता है, और भारत ये फोरम का साल 2000 से मेंबर है। अब बात करते हैं कोस्ट इंडिया के बारे में। कोस्ट इंडिया स्टैंड्स फॉर कोलैबोरेशन फॉर कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप। इसको इंडिया ऑब्जर्वेटरी ने लॉन्च किया है। ये एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS अनेबल डैशबोर्ड है कि जिसमें इंडिया के मैप के थ्रू माइग्रेंट्स की रियल टाइम मूवमेंट मॉनिटर की जा सकती है। ये डैशबोर्ड टोटल 55 ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि मोस्टली विलेजेस में लोकेटेड है वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये डैशबोर्ड के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन इम्पोज किया उसमें मोस्ट ऑफ वर्कर्स की जॉब चली गई थी। तो ऐसी कंडीशन में वर्कर्स को अपने नेटिव विलेजेस में जाने के लिए लॉकडाउन की वजह से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल पाता था, तो मोस्ट ऑफ वर्कर्स को चल के जाना पड़ता था। रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि 3-4 माइग्रेंट वर्कर्स ट्रेन की पटरी पे सो रहे थे और सुबह शायद 5 या 6 बजे जब ट्रेन आई तब उनको पता नहीं था और वो वर्कर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो ऐसी कंडीशन में माइग्रेंट वर्कर्स के जर्नी को सेंट्रली मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डैशबोर्ड को लॉन्च किया है, और ये डेटा को लोकल सिविल सोसाइटी को शेयर किया जाएगा ताकि वो लोकली असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। ये डैशबोर्ड को फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है।
अब बात करते हैं इंडिया ऑब्जर्वेटरी के बारे में। ये भारत का सबसे पहला सोशो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल ओपन सोर्स जियो स्पाटियल डेटा प्लेटफॉर्म है, जो कि विलेज कम्युनिटी एंड पंचायत के द्वारा जो लोकल डिसीजंस लिए जाते हैं उनको सपोर्ट करता है। और ये प्लेटफॉर्म ने कई सारे यूनिक प्लेटफॉर्म्स भी क्रिएट किए हैं, जैसे कि इंडियन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंपोजिट लैंडस्केप असेसमेंट एंड रिस्टोरेशन टूल जैसे कई प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं। अब बात करते हैं भारत एयर फाइबर सर्विसेज के बारे में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ HRD इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ने भारत एयर फाइबर सर्विसेज को महाराष्ट्र में लॉन्च किया है। अब ये सर्विसेज के बारे में जाने तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL ने सबसे पहले ये सर्विसेज को लॉन्च किया था। ये सर्विसेज का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जहाँ पे भी BSNL के सेंट्रल सर्वर्स लोकेटेड है, उनकी 20 किलोमीटर की रेंज में फाइबर टू होम यानी कि FTTH वायरलेस कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना। अब ये FTTH टेक्नोलॉजी के बारे में जाने तो ये टेक्नोलॉजी को फाइबर टू दी प्रीमाइसेस यानी कि FTTP के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक सेंट्रल लोकेशन होती है जहां से अलग अलग रेसिडेंसीज को हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, और ये सर्विसेज में मैक्सिमम 100 Mbps तक की स्पीड प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही साथ अनलिमिटेड फ्री वॉइस कॉलिंग का भी इसमें फीचर होगा। तो यहाँ पे एक की फैक्ट जानना काफी इंपॉर्टेंट है। BSNL ने 2019 में इंडिया में पहली बार भारत फाइबर के थ्रू FTTH टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का काम शुरू किया था। हालांकि ये जो भारत एयर फाइबर सर्विस है और जो भारत फाइबर है, उसमें मेन डिफरेंस ये है कि ये वायर्ड टेक्नोलॉजी है और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है। अब बात करते हैं स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 के बारे में। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। अटल इनोवेशन मिशन के अंडर भारत की अलग अलग स्कूल्स में स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को कल्टीवेट करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब यानी कि ATL को क्रिएट किया गया था। ATL के तहत ATL मैराथन ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें स्टूडेंट्स कम्युनिटी चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करके उनके सॉल्यूशन के लिए नए नए प्रोडक्ट्स को क्रिएट करती है। तो ऐसी ही मैराथन 2019 में चलाई गई थी और ये मैराथन के टॉप 8 स्टूडेंट टीम के प्रोटोटाइप प्रोडक्ट्स को फर्दर डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो ये स्कीम को अटल इनोवेशन मिशन और डेल टेक्नोलॉजी ने जॉइंटली ये स्कीम को लॉन्च किया है। ये स्कीम के तहत जो 8 स्टूडेंट टीम है, उसको डेल वॉलंटियर्स अपने प्रोटोटाइप प्रोडक्ट को फर्दर डेवलप करने के लिए मेंटर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के फर्स्ट फेज के बारे में बात करें तो ये जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। ATL मैराथन की टॉप 6 टीम ने अपने प्रोटोटाइप को प्रेजेंट किए थे। अब बात करते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो जो भी गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ग्रुप B एंड C कैटेगरीज के नॉन गेजेटेड पोस्ट है, उनके रिक्रूटमेंट के लिए ये एजेंसी कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जाम को कंडक्ट करेगी। ये एजेंसी का बजटरी एलोकेशन 3 साल के लिए 1570 करोड़ है। This agency will be headed by a chairman of the rank of the secretary to the government of India। और ये एजेंसी के मेंबर्स के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सिलेक्शन पर्सनल के रिप्रेजेंटेटिव्स इसके मेंबर्स होंगे। तो बेसिकली ये जो एजेंसीज है वो ग्रुप B एंड C जो कि नॉन टेक्निकल स्टाफ की पोजीशन है, उसके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट करेगी। गवर्नमेंट जॉब्स के कैटेगरी के बारे में बात करें तो टोटल उसमें 4 अलग अलग ग्रुप्स है, ग्रुप A, B, C एंड D। ग्रुप A की बात करें तो ये ग्रुप की जॉब्स मैनेजरियल लेवल की होती है, जैसे कि ऑफिसर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, साइंटिस्ट इन इसरो, DRDO और सेंट्रल इंडियन सिविल सर्विसेज जैसी पोस्ट इसमें शामिल है। ग्रुप B में गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। गेजेटेड ऑफिसर्स के पास नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स के कंपैरिजन में ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है। एंड ग्रुप C एंड D की बात करें तो ये ग्रुप में पब्लिक सर्वेंट को नॉन सुपरवाइजरी रोल्स की पोस्टिंग दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन हेड्स, स्टेनोग्राफर्स, टेलीफोन ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। ये टेस्ट साल में 2 बार कंडक्ट की जाएगी। ग्रेजुएट लेवल, 12th पास लेवल और 10th पास लेवल के लिए ये एग्जाम अलग अलग होगी, लेकिन उसका सिलेबस कॉमन होगा और ये एग्जाम को 12 अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में कंडक्ट की जाएगी। करंटली जो SSC, RRB एंड IBPS रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए जो प्रिलिमिनरी एग्जाम को कंडक्ट करती है, वो एग्जाम्स को अब ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट करेगी। हालांकि SSC, RRB, IBPS को डाइल्यूट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन है यानी कि प्रीलिम्स के बाद जो मेंस एंड उसका जो इंटरव्यू है वो ये 3 एंटिटीज ही करेंगी और कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। ये एग्जाम को स्टूडेंट्स कितनी भी बार दे सकते हैं जब तक उसकी अपर एज लिमिट रीच ना हो जाए। भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जामिनेशन सेंटर होगा CET का, जिसमें कि स्पेशल अटेंशन 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर दिया जाएगा। अब बात करते हैं
हनी टेस्टिंग लैब के बारे में। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने गुजरात के आनंद में नेशनल बी बोर्ड के सपोर्ट के साथ हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी को लॉन्च किया है। अब नेशनल बी बोर्ड के बारे में जाने तो 2000 में स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम ने नेशनल बी बोर्ड को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एज अ सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर किया था। ये बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के तहत काम करता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया में पॉलिनेशन के थ्रू क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए साइंटिफिक बी कीपिंग को डेवलप करना। प्रेजेंटली नेशनल बी बोर्ड नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एंड हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट ये 2 स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर ड्रॉप कंपोनेंट के बारे में। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पर ड्रॉप मोर ड्रॉप कंपोनेंट के लिए 4000 करोड़ अलोकेट किए हैं। PMKSY के ये कंपोनेंट को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर इंप्लीमेंट करता है। ये सब कंपोनेंट मेनली वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज की जिससे कि पानी की बचत होती है, फर्टिलाइजर यूजेज एंड लेबर एक्सपेंसेस कम होता है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर ये फोकस करता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है जिसको फार्म प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका 5 साल यानी कि 2020 तक का फाइनेंशियल आउटले 50,000 करोड़ रुपीज है। ये स्कीम को एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम और नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल के ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट के कंपोनेंट को मर्ज करके क्रिएट किया गया है। और ये स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंप्लीमेंट करती है। अब ये मिशन के कंपोनेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट इसमें है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोजेक्ट की जिसको मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंप्लीमेंट करती है। ये कंपोनेंट के नीचे जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स या तो स्टेट गवर्नमेंट की रिसोर्स कैपेबिलिटी के बाहर है या तो वो इरिगेशन प्रोजेक्ट कंप्लीशन स्टेज पे है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी देके उनको कंप्लीट किया जाएगा। फिर है हर खेत को पानी। इसके मेनली 3 कंपोनेंट है, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, रिपेयर, रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज और थर्ड है माइनर इरिगेशन। ये सभी सब कंपोनेंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंप्लीमेंट करती है। थर्ड है पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट जिसका सब कंपोनेंट है माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर इंप्लीमेंट करती है। फोर्थ है वाटरशेड डेवलपमेंट। इसके नीचे 2 कंपोनेंट है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स एंड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो पहले सब कंपोनेंट के तहत रन ऑफ वाटर के मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जाएगा और साथ ही साथ सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज के ऊपर फोकस किया जाएगा। और जो सेकंड सब कंपोनेंट है उसमें जो एरियाज में वाटर अवेलेबिलिटी कम है वहाँ पे ये स्कीम के थ्रू नए नए वाटर रिसोर्सेज को क्रिएट किए जाएंगे। फंडिंग के बारे में बात करें तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 75% फंडिंग प्रोवाइड करेगी और स्टेट गवर्नमेंट 25%। नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली रीजन में सेंटर एंड स्टेट का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन 90:10 रहेगा। अब माइक्रो इरिगेशन फंड के बारे में देखते हैं। ये फंड को 2017 एंड 18 में नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने क्रिएट किया था और ये फंड का टोटल कॉरप 5000 करोड़ रुपीस है। ये फंड का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि माइक्रो इरिगेशन के कवरेज को एक्सपांड करने में स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करना है। अब बात करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के ऊपर 3 ऑर्डिनेंस रिसेंटली प्रोमोगुलेट किए हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला ऑर्डिनेंस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अमेंडमेंट के ऊपर है। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो करंटली भारत में एग्रीकल्चरल सेक्टर में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट काफ़ी कम है क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ है उसके प्राइसिंग पे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के स्टॉकिंग के ऊपर भी कुछ स्ट्रिक्ट लिमिट्स भी लगाई है। तो ये सब वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट काफी कम है। तो ये लूप होल्स को दूर करने के लिए ये एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। तो ये अमेंडमेंट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमोडिटीज जैसे कि सीरियल्स, पल्स, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल को डीरेगुलेट किया है। यानी कि अब ये कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने में या तो उसको स्टॉक करने में, ट्रांसपोर्टेशन में या तो मार्केटिंग में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले कुछ स्ट्रिक्ट लिमिट्स को इम्पोज किया था वो सब हटा दी है। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस जैसे कि वॉर है या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज है तो वैसे कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट वो स्ट्रिक्ट कंडीशंस को फिर से इम्पोज कर सकती है। और इसका मेजर बेनिफिट ये होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फ्रीडम दी है उसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफी बढ़ेगा।
दूसरा ऑर्डिनेंस है फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। अभी करंटली क्या हो रहा है कि जो फार्मर्स है वो सिर्फ एपीएमसी मंडीज में ही अपने जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको बेच सकते हैं। हालांकि एपीएमसी के बाहर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को सेल करने के ऊपर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन रखे हैं। तो ये न्यू ऑर्डिनेंस में ये चेंजेस है कि स्टेट गवर्नमेंट एपीएमसी मंडीज के आउटसाइड जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का सेल एंड परचेज है उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगा सकते। तो इससे क्या होगा कि एक बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स को बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ इसमें जो फार्मर्स की अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम होगी, क्योंकि अब वो एपीएमसी मंडीज के बाहर भी अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो वन इंडिया वन एग्रीकल्चरल मार्केट का जो कंसेप्ट है उसको भी बूस्ट मिलेगा। थर्ड है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। करंटली अभी ऐसी सिचुएशन है कि भारत में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है वो काफी फ्रेगमेंटेड है। तो क्या होगा कि मार्केट कोई भी रीजंस की वजह से डिस्टेबिलाइज हो गया, जैसे कि अभी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, तो ऐसी सिचुएशन में जो छोटे छोटे फार्म्स है वो फार्म्स के ऊपर काफी रिस्क रहता है, क्योंकि वो ऐसी कंडीशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशन में उनको काफी बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी होता है। तो ये ऑर्डिनेंस क्या करता है कि ऐसे जो फार्मर्स है उनको एग्री बिजनेसेस फर्म, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स एंड लार्ज रिटेलर्स के साथ कनेक्ट करता है। उससे दो फायदे होंगे, उनको उनके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए अच्छी प्राइस भी मिलेगी और साथ ही साथ जो भी ऐसी कंडीशन में रिस्क आएगा तो वो रिस्क ये सारे ग्रुप्स और फार्मर के बीच में डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं कृषि मेघ के बारे में। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने कृषि मेघ और केवीसी एल्यूनेट यानी कि कृषि विश्वविद्यालय छात्र एल्यूमिनी नेटवर्क को लॉन्च किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि मेघ के बारे में। कृषि मेघ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का डेटा रिकवरी सेंटर है, यानी कि ICAR के जो डेटा है वो अगर किसी भी रीजन की वजह से चोरी हो जाते हैं या तो डिलीट हो जाते हैं तो एज अ बैकअप के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कृषि मेघ को क्रिएट किया है। कृषि मेघ को नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है, वहाँ पे नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत सेटअप किया है। केवीसी एल्यूनेट के बारे में बात करें तो भारत की जो भी 74 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है उसके जो एल्यूमिनाई है वो यूनिवर्सिटी के करंट स्टूडेंट्स है उनको प्लेसमेंट में या तो इंटर्नशिप में सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इसके बारे में बात करें तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च किया था। ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक सब मिशन है। ये मिशन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को प्रमोट करके फार्मर्स के ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को कंज्यूमर तक पहुंचाने का एम रखता है। ये ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनिक वैल्यू चेन की, जिसमें ऑर्गेनिक सीड से लेकर कलेक्शन फैसिलिटी, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एंड सर्टिफिकेशन इंक्लूड है, उनको डेवलप किया जाएगा। ये स्कीम को 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब जैविक खेती पोर्टल के बारे में देखते हैं। तो ये पोर्टल को ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है। ये पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बायर्स है वो ये पोर्टल के थ्रू काफ़ी सस्ते प्राइस में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को खरीद सकते हैं। अब एक की फैक्ट के बारे में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा ऐसे फार्मर्स है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के एरिया की बात करें तो उसमें भारत का रैंक 9th है। अब बात करते हैं एनिमल हस्बेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फंड को रिसेंटली सेटअप किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की, जिसका कॉरप्स 10,000 करोड़ है, वो भी कंस्टिट्यूट किया था। तो अब ये फंड के बारे में देखें तो इसका टोटल कॉरप्स 15,000 करोड़ रुपीज़ है, और ये फंड का बेनिफिट फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, MSMEs, सेक्शन 8 कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज एंड इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर की, जिसके पास एनिमल हस्बेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए टोटल प्रोजेक्ट के एटलीस्ट 10% मनी अवेलेबल हो, बाकी के 90% शेड्यूल बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। ये फंड के तहत जो भी इंडिविजुअल या तो बिजनेस एंटिटी शेड्यूल बैंक में से लोन लेगी, वो लोन के इंटरेस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट 3% कंट्रीब्यूट करेगा, और ये लोन का मोराटोरियम पीरियड 2 साल का होगा। हालांकि 6 साल में वो लोन को
वापस चुकाना होगा। और ये फंड का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि डेयरी, मीट प्रोसेसिंग एंड एनिमल फीड प्लांट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर डेवलप करने के लिए उसमें अलग अलग इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना। अब बात करते हैं रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड हेल्थ के बारे में। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने PCIM&H को रिकंस्ट्रक्ट किया है। PCIM&H मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत एक ऑटोनॉमस बॉडी है कि जिसको 2010 में एस्टेब्लिश किया गया था। हालांकि अभी उसको रीएस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी को मर्ज किया गया है। ये दोनों सेंट्रल लेबोरेटरीज गाजियाबाद में 1975 में क्रिएट किए गए थे। अब ये फार्माकोपिया के बारे में जाने तो ये एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है कि जिसमें सभी मेडिसिनल ड्रग्स के इफेक्ट्स क्या है और वो ड्रग्स को किस कंडीशंस में यूज करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। और ये रीएस्टैब्लिश PCIM&H को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 के तहत लीगल स्टेटस भी दिया जाएगा। अब देखते हैं आयुष संजीवनी ऐप के बारे में। ये ऐप को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड-19 को कंटेन करने के लिए जो भी पब्लिक को रिकमेंडेशंस दिए हैं, वो रिकमेंडेशंस का पब्लिक के ऊपर ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो चेक करने के लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में। रिसेंटली टास्क फोर्स ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कमेटी ने फाइनेंस मिनिस्टर को उसका फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया है। NIP के बारे में बात करें तो ये प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट भारत में अलग अलग सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए टोटल 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। ये प्रोजेक्ट में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का 39% शेयर होगा और प्राइवेट सेक्टर का 22% शेयर होगा। ये प्रोजेक्ट में अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि एनर्जी में टोटल 25 लाख करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे, रोड्स को डेवलप करने में 20 लाख करोड़, तो ऐसे सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट के गोल रखे गए हैं। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के गोल को अचीव करने के लिए एक टास्क फोर्स को कंस्टिट्यूट किया गया था कि जो कि हर साल फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक किस सेक्टर में एवरी ईयर कितना इन्वेस्टमेंट करना है उसकी आउटलाइन क्रिएट करेगा। अब बात करते हैं उमंग मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने उमंग ऐप में इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की सर्विसेज को इंक्लूड किया है। ये सर्विसेज में इंक्लूड है भारत के कोई भी लोकेशन की करंट वेदर इंफॉर्मेशन, नाउकास्ट की जो कि हर 3 घंटे में लोकलाइज्ड वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सिटी फोरकास्ट एंड रेनफॉल इंफॉर्मेशन, टूरिज्म फोरकास्ट, और साथ ही साथ वेदर फिनोमिना की वार्निंग्स को कलर वाइज जैसे कि रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर्स में यूजर को अलर्ट करता है। उमंग ऐप का फुल फॉर्म होता है ये ऐप का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये ऐप को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने डेवलप किया है। ये ऐप को 2017 में लॉन्च किया गया था। ये ऐप में इंडियन सिटीजन्स सेंट्रल, स्टेट या तो लोकल गवर्नमेंट्स की सभी स्कीम्स के बारे में जान सकते हैं और साथ ही साथ वो स्कीम्स की जो अलग अलग सर्विसेज है वो सर्विसेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया में मोबाइल ई गवर्नेंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिले, वो है। ये ऐप में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ अलग अलग ग्रुप्स जैसे कि यूथ, फार्मर, वुमन एक्सेट्रा के लिए रेलेवेंट स्कीम्स के ऊपर कस्टमर सपोर्ट जैसी सुविधा भी शामिल है। अब देखते हैं सरस कलेक्शन के बारे में। सरस कलेक्शन को मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने लॉन्च किया है। सरस कलेक्शन इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। GM पोर्टल को हमने पहले ही कवर किया है। उसके ओवरव्यू के बारे में बात करें तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या तो PSUs है वो ये पोर्टल के थ्रू जो डेली कॉमन प्रोडक्ट्स है जैसे कि फर्नीचर है, ऑफिस यूटिलिटीज है, मेडिसिन है, वो सब चीजें यहाँ से खरीद सकते हैं। तो बेसिकली ये पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या तो PSUs की ऑफिस है वो ये पोर्टल के थ्रू रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा जो डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट्स क्रिएट की जाती है जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स, ऑफिस एक्सेसरीज, ग्रोसरीज, वो सब चीज़ें यहाँ से खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं हरित पाथ मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। तो रिसेंटली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये ऐप को डेवलप किया है ताकि जो भारत के नेशनल हाईवेज है उसके साइडवेज में जो भी ट्रीज को प्लांट किया गया है उसको मॉनिटर किया जा सके। तो ये ऐप नेशनल हाईवे के अलोंग जो भी प्लांटेशन किया गया है उसकी लोकेशन, ग्रोथ, स्पीसीज डिटेल एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा। ये ऐप के थ्रू हर 3 महीने में प्लांटेशंस के फोटोज खींचे जाएंगे और वो फोटोज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डेटा लेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पे अपलोड किए जाएंगे।
जाएंगे। यहाँ पे की फैक्ट देख लेते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2020 में 25 साल कंप्लीट किए हैं। इसको सेलिब्रेट करने के लिए NHAI ने नेशनल हाईवे के अलोंग 25 दिन में 25 लाख प्लांट हरित भारत संकल्प के तहत प्लांट किए थे। अब देखते हैं आयुष फॉर इम्यूनिटी कैंपेन के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 3 महीने का आयुष फॉर इम्यूनिटी कैंपेन लॉन्च किया था। ये कैंपेन की थीम थी एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ फॉर ऑल थ्रू आयुष सॉल्यूशंस। ये कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि कोविड-19 के कंटेक्स्ट में इंडियन सिटीजन्स को आयुष मेडिसिनल सिस्टम को यूज करके अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाए, वो सब्जेक्ट के ऊपर मैसेज स्प्रेड करना है। आयुष का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी।